क्लास में अगर आपको याद हो, मैंने आपको नेशनल इनकम कराया था इन अ 3 सेक्टर इकोनॉमी, राइट, जहां पे हाउसिंग और फर्म के साथ गवर्नमेंट का इधर लाया था, और गवर्नमेंट का मेन काम था टैक्सेस एंड सब्सिडीज प्रोवाइड करना, है ना, ये बताया था। अब मेन चेंज जो इसमें आ रहा था, जब आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे आपको क्या फोकस रखना था? पहला फोकस ये था बेटा कि जो फॉर्मूला था एडी का सी प्लस आई, वो बन गया था सी प्लस आई प्लस जी। एएस का जो फॉर्मूला था सी प्लस एस, वो बन गया था सी प्लस एस प्लस टी। एंड एट इक्विलिब्रियम आप एडी इक्वल टू एस करते थे तो आपको करना था सी प्लस आई प्लस जी इज इक्वल टू वाई। दूसरा जो चेंज आया था बेटा, वो चेंज था कि आपका जो इनकम है वो कन्वर्ट हो गया था इनटू डिस्पोजेबल इनकम। आपका इनकम कन्वर्ट हो गया था इनटू, बेटा डिस्पोजेबल इनकम में आपको y की जगह डालना था y माइनस टी। क्या डालना था? y माइनस टी। इसमें एक चीज और याद रखनी है, अगर क्वेश्चन में ट्रांसफर रिसीट थी तो फिर डिस्पोजेबल इनकम बनता था y माइनस टी प्लस टी आर, क्योंकि ट्रांसफर रिसीट जो सब्सिडी वगैरह मिलती है, हेल्प मिलती है, उसे हम ऐड करेंगे डिस्पोजेबल में। एक चीज और याद रखना, जो टैक्सेस थे वो दो केस में थे। एक, अगर आपको लमसम दिए तो y माइनस टी में लमसम वैल्यू माइनस होगी सीधा, 300 400 500 जो भी दिया है। एक ऑप्शन ही था कि आपको टैक्स ना देते हुए आपको प्रोपोर्शनल टैक्स देते इन फंक्शन की फॉर्म में। तो याद है टैक्स फंक्शन था टी बार प्लस टी वाई, टी बार प्लस, जहां पे टी बार कैपिटल टी बार इज ऑटोनोमस टैक्स, जो तो आपको एक फिक्स इनकम पे देना ही देना पड़ेगा, राइट। और उससे इनकम जितनी ऊपर जाएगी उस अकॉर्डिंगली स्लैब लगेगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी फॉर टैक्स डिसाइड होगा। अगर इनकम 10 लाख तक है तो 30%, 10 से 20 लाख है तो 35%, ऐसे करके चलता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल करवाया था। लास्ट क्लास लाइट जाने की वजह से हमारी क्लास में कुछ बाधा आ गई थी, तो आज हम आपको 4 सेक्टर खत्म कराएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। बट उससे जाने से पहले आपको थोड़ा वार्म अप कराने के लिए मैं 3 सेक्टर का क्वेश्चन दूंगी आपको। आरुषि जी क्या करें? 3 सेक्टर का क्वेश्चन दो आपको एक। चलिए आप एक काम करिए बेटा, आप एक एग्जाम्पल लिखिए जरा, फिर हम फटाफट से 4 सेक्टर खत्म करेंगे। बेटा 3 सेक्टर का है, ध्यान से करिएगा। आप एक एग्जाम्पल लिखिए फटफट। आपको आपको कंजम्पशन दिया है 2000 प्लस 0.7y, आई दिया है 500, जी दिया है 400, टैक्स दिया है 200। फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, रुक जाओ। फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो। सी दिया है 1000 प्लस 0.8y, इन्वेस्टमेंट है 1000, जी है 800, टीआर है 600, और टी का फंक्शन दिया है इस बार 10 प्लस 0.2y। फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अगर आप देखो ना, 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहले क्वेश्चन में चेंज क्या है? पहला क्वेश्चन में टैक्स लमसम दिया है और ट्रांसफर रिसीट नहीं है, तो डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला y माइनस टी, दैट्स इट, प्लस टीआर नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन में मैंने टीआर भी दिया है और टी का क्या दिया है? फंक्शन। तो कोई पंगे नहीं, टी की जगह टी का फंक्शन, टीआर को ऐड कर देना। फटाफट से दोनों क्वेश्चन करिए। इसके करने के बाद मैं 4 सेक्टर पे जा रहा हूँ। माइनर से चेंज, 4 सेक्टर खत्म, जल्दी से फटाफट करो। जिसने सबसे पहले करा उसे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ प्यार मिलेगा, शाबाशी मिलेगी, शाबाशी। हाँ
वाई वाई, अबे वो वाला वाई तो वाई रहेगा, जो कंजम्पशन का वाई है वो वाई माइनस टी होगा। उधर वाले वाई में वाई नहीं पुट करना, वो वाई है। और यहाँ पे जो वाई है कंजम्पशन वाला, वो वाई डी है। मल्टीप्लायर बेटा, मल्टीप्लायर पे भी मत जा, रुक जा, मल्टीप्लायर में लास्ट में बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को छोड़ दीजिए, अभी उसमें मत जाना, उसका फॉर्मूला चेंज होगा, अभी होगा। हाँ हाँ हाँ, पता है मुझे, छोड़ दे। चल, हो गया क्या? पता नहीं मैम, दूसरा दोनों सॉल्व कर लो। पहला मैं कर देता हूँ आपके लिए। एट इक्विलिब्रियम मैं बोलूँ एडी इज इक्वल्स टू ए एस, यानी सी प्लस आई प्लस जी इज इक्वल्स टू वाई। सी की जगह पे बेटा 2000 प्लस 0.7, और वाई की जगह क्या आएगा? वाई माइनस टी, है ना, प्लस आई प्लस जी इज इक्वल्स टू वाई। ये जो कंजम्पशन वाला वाई है वो डिस्पोजेबल है, तो उसके लिए वाई माइनस टी करना पड़ेगा भाई। ये हो गया 2000 प्लस 0.7 वाई माइनस कितना रहा 140 प्लस 900, 2000 कितना रहे? फाइनल आंसर, वेरी गुड बेटा। वाई की वैल्यू बच्चे बता रहे हैं 9200, आपके पास कैलकुलेटर है, कर लेना। कोई बच्चा जिससे ये नहीं हुआ, यश का नहीं हुआ, फर्स्ट हो गया ना? हाँ, अगर बेटा फर्स्ट में आंसर निकालने में दिक्कत आ रही है तो संडे संडे ना मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ कैलकुलेशन, एनजीओ में जाके ऐसे पढ़ाता हूँ। 2 टॉफी तुम्हारे पास थी, मैं तुमसे एक टॉफी छीन ली, ठीक है? तो अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है कैलकुलेटर होते हुए तो बता देना, संडे बुला लूंगा। हाँ जी सर। अब देखो पहले ना यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट ना हो तो पहले मैं ना वाई निकाल लेता हूँ। आपको पता है वाई डी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? वाई माइनस टी प्लस टी आर। सर पहले की तरह सीधा पुट कर दो, करना है कर दो, बट माना बहुत हॉटस्पॉट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चीज है। अब देखो वाई क्या है, वाई वाई है, टी क्या है बेटा 10 प्लस 0.2 वाई, और ट्रांसफर रिसीट कितनी है 600। तो डिस्पोजेबल की वैल्यू होगी वाई माइनस 10 माइनस 0.2 वाई प्लस 600। तो क्या मैं लिख दूं बेटा 0.8 वाई प्लस 590, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? डिस्पोजेबल निकल गया। अब क्या मैं पहले कंजम्पशन फंक्शन निकाल दूं अलग से, सी की वैल्यू? सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है 1000 प्लस 0.8, और वाई डी आता है कंजम्पशन में, तो वाई डी की जगह क्या लिखूंगा 0.8 वाई प्लस 590। एक बच्चा प्लीज इसे सॉल्व करके बताओ मुझे। 1000 प्लस 864 0.64 वाई प्लस 0.8 इंटू 590 करना, 0.8 इंटू 590 472, और ये आ गया बेटा 1472 प्लस 0.64 वाई। क्या कोई दिक्कत? यहाँ पे मैं अलग अलग स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने सीधा एडी एस इक्वल नहीं रखा। प्रॉब्लम समझो, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा मामला। समझ रहे हो क्या? अबे समझ रहे हो क्या? ठीक है, अलग अलग रखा है, पहले वाईडी निकाल लिया, सी निकाल लिया। अब मैं पुट कर देता हूँ नॉर्मली। अब बताओ एट इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? एडी इज इक्वल टू एस। तो मैं पुट करूंगा सी प्लस आई प्लस डी इज इक्वल टू वाई। अब सी मैंने ऑलरेडी निकाल लिया 1472 प्लस 0.64 वाई, प्लस इन्वेस्टमेंट कितनी है और जी कितना है, और वाई तो वाई है। वाई के लिए सॉल्व करता हूँ। 9088.891 क्वेश्चन मैंने बनाया था तो ऐसी वैल्यू बता दी। क्या कोई दिक्कत? समझ आया? ये था विदाउट ट्रांसफर रिसीट, ये था विद ट्रांसफर रिसीट। यहाँ पे टैक्स दे रखा था लमसम में, वहां पे टैक्स का क्या दिया था फंक्शन। हेडिंग डालो 4 सेक्टर, जल्दी से हेडिंग डालो बेटा। लास्ट टॉपिक, और आपके सिलेबस का सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर खत्म। 15 नंबर एक लौता ऐसा चैप्टर जिसके 15 नंबर है, सबसे ज्यादा वेटेज, ठीक है ना? 15 15, ठीक है।
बाकी कोई 15 का नहीं भाई, मार्केट 15 का है जो उसकी वेटेज बढ़ गई। लिखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर मॉडल, जल्दी लिखो। उसको याद करके फाड़ा था क्या? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर मॉडल। बेटा पहले एक बात बताओ, क्या मेरे लिए आप 3 सेक्टर बनाओगे? भाई 3 तो आता है, अभी बताया था याशिका, 3 हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, बीच वाला फ्लो बना देना, और ऊपर वहां पे टैक्सेस, सब्सिडी, और उधर के साइड में टैक्सेस और फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट। हाँ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम नीचे डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले अब आराम से ही बनाओ। मैं भी बना रहा हूं, यहाँ पे आएगा हाउस होल्ड, बनाओ 3 सेक्टर बनाओ फटाफट, जल्दी से एकदम। हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट, उतना बना देना बस। हाउस होल्ड, फर्म, बेटा ऊपर कौन था? गवर्नमेंट। पहले मैं बिना कोई चेंज करे बस 3 सेक्टर बना रहा हूं, ठीक है। हाउस होल्ड सबसे पहले फर्म को देता था क्या? फैक्टर सर्विसेज, याद है ना? फिर यहां पे बदले में ये देता था क्या? फैक्टर पेमेंट। फिर फर्म हाउस होल्ड को क्या देता था? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और इन रिटर्न हाउस होल्ड फर्म को क्या देता था? ओए होए होए होए, कितना पढ़ते हो? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा, इसके बीच में बेटा एक बिचौलिया भी था, याद है तुम्हें? इसके बीच में कौन आता था? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, यानी बैंक्स वगैरह, जिसमें क्या होती थी बेटा? कुछ ये लोग क्या करते थे? सेविंग्स। कुछ फर्म्स भी क्या करती थी? सेविंग्स। और सेविंग्स को क्या बोलते थे? लीकेज, इंजेक्शन, लीकेजेस क्या बोलते थे? क्योंकि ये फ्लो से पैसा बाहर ले जाती है। और कुछ अगर इन्होंने करी है बोरोइंग, क्या करी है, यानी बैंक के पर्सपेक्टिव से वो तो इन्वेस्टमेंट होगी, तो बेटा उन्हें बोलते थे क्या? इंजेक्शन। जो तुम्हें बचपन में लगाते थे, बस ये मत पूछना कहाँ लगाते थे, सबके लगाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना क्लियर है? अब आता है ना गवर्नमेंट का रोल। बेटा गवर्नमेंट के काम में पहले तो ये भैया कलेक्ट करेगी टैक्सेस, पहले पैसा मांगती है कि लाओ टैक्सेस दो, तो ये इससे भी टैक्सेस मांगेगी, सर ये इससे भी टैक्सेस मांगेगी, बिल्कुल क्लियर है, ये आ गए टैक्सेस। उसके बाद फर्म्स को ये क्या प्रोवाइड करती है? सब्सिडीज, तो यहां लिखो ये गया सब्सिडीज। और ये हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करती है? फैक्टर पेमेंट। कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो उनके लिए काम कर रहे होंगे उन्हें क्या देगी? फैक्टर पेमेंट। और कुछ ओल्ड एज है, कोई वृद्ध लोग है, कोई अनएम्प्लॉयड है, कोई विडो है, तो फैक्टर प्लस ट्रांसफर पेमेंट। बेटा इसके अलावा आपको जब आप बुक में देखोगे ना, आपको अपनी बुक में समझ ही नहीं आएगा कि वो कहां कहां से एरो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको जितना बता रहा हूं उतना पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़ना है। इंटर में भी ये इतना मैक्सिमम था जो चाहिए होता था, तो आपका तो काफी सिलेबस कटा पड़ा है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम पब्लिक फाइनेंस स्टार्ट करेंगे, और मैंने पहले बताया था पब्लिक फाइनेंस में नोट से करवाऊंगा। कल रात के 4 बजे तक बैठ के आपके नोट बनाए हैं, फिर बाद में पता लगा, थैंक यू थैंक यू, फिर बाद में पता लगा नोट्स ही गलत बन गए, आधे आधे टॉपिक तो फालतू में ऐड कर दिए, फिर वो टॉपिक काटे, टेंशन मत लो। अब नोट्स को बहुत इंटर लेवल के बना दिए थे, फिर वो टॉपिक पन्ने फाड़ दिए, अब नोट बिल्कुल सेट है। तो अगली क्लास में नोट्स यहाँ पे लगाऊंगा, अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे। और आपका होमवर्क क्या है? जितना क्लास में हो रहा है, अगर वो नोट्स मुझे अगली क्लास में नहीं मिले ना, तो भूत बना दूंगा, मार मार के भूत। लड़का लड़की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, लेटा लेटा के मारूंगा मुक्के मुक्के, पहले बता रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ, क्लास से बाहर, क्लास से बाहर। नोट्स, हाँ जी, सॉरी, बिल्कुल न्यू। हाँ पब्लिक फाइनेंस में कुछ थोड़ा गवर्नमेंट बजट के तुझे टॉपिक दिखेंगे थोड़े बहुत, नहीं
लिखना है लिखना। मैं रात के 4 बजे तक नोट्स बनाऊं और तुम्हें फोटो कॉपी चाहिए? अरे सही कर ली है ना, कम बोलो। हाँ अच्छा, ये तो 3 सेक्टर है। गौरव बदमाश, अपने मन से आऊंगा अपने मन से जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही है भाई। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे 4 सेक्टर में एक और इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, और वो इन्वॉल्वमेंट आप नीचे डाल लो, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। सर रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से क्या होगा? बेटा ध्यान से, सबसे पहले याद रखना, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड हाउस होल्ड से भी रिसीव करेगा, फर्म से भी रिसीव करेगा। पता है क्या? इंपोर्ट पेमेंट्स। क्या रिसीव करेगा भाई? हाउस होल्ड और फर्म हो सकता है, कुछ गुड्स एंड सर्विस को इंपोर्ट करवा रहे हो तो वो इंपोर्ट पेमेंट देगा। पहले क्या लेगा? इंपोर्ट। पहले बताओ, ये समझ आया? इंपोर्ट पेमेंट ले ली। अच्छा दूसरी चीज सर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हाउस होल्ड को देगा, पता है क्या? फॉरेन रेमिटेंस। क्या देगा? फॉरेन रेमिटेंसेस। बेटा कुछ भी हो सकता है, मतलब हो लगता है आपको इधर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फीफा होता था ना, वो फॉरेन रेमिटेंस। मान लो कोई फॉरेनर मैंने पटा ली, वो मुझे रेमिटेंस भेजी ट्रांसफर फॉर्म में, फैक्टर जरूरी है, ट्रांसफर फॉर्म में खर्चे के लिए। इससे अच्छा क्या ही होगा लाइफ में? करना पड़ेगा ऐसा, घर बैठे बैठे पैसा आ रहा है। ठीक है, चलो रशिया की ट्रिप लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये रेमिटेंस जा रही है, चाहे वो फैक्टर हो चाहे वो ट्रांसफर फॉर्म में हो। और फर्म तो बेटा फॉरेन से इंपोर्ट भी करती है, और ये प्रोडक्शन करके फॉरेन को एक्सपोर्ट भी करती है, तो ये ऐसे रिसीव करेगी एक्सपोर्ट रिसीट्स। एक्सपोर्ट रिसीट। सर इसके अलावा बेटा, इसके अलावा बहुत कुछ होता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ गवर्नमेंट भी ट्रांजेक्शन करती है, लेकिन हमें इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना। आप बेटा बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है, मैं बोलता हूँ फॉरेन रेमिटेंस में इन्वेस्टमेंट भी आ गया। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट, फिर से बता रहा हूँ गुनगुनी ध्यान से, बस इतना है ना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दोनों को इंपोर्ट करती है, हाउस होल्ड फर्म को गुड्स बेचती है, उससे इंपोर्ट पेमेंट रिसीव करेगी, तो यहाँ से भी इंपोर्ट पेमेंट आएगी, वहां से भी इंपोर्ट पेमेंट आएगी। फॉरेन रेमिटेंस आ रहे, मैंने बोला था लड़की पटा दूं। अब बाहर से अगर आपको हाउस होल्ड को कोई भी पैसा आ रहा है, चाहे वो गिफ्ट की फॉर्म में आ रहा है, चाहे वो डोनेशन की फॉर्म में आ रहा है, चाहे मेरा कोई पापा भाई कोई काम कर रहा है वो पैसे भेज रहा है, वो होता है फॉरेन रेमिटेंस। फॉरेन रेमिटेंस मतलब है कोई भी इनकम जो बाहर से इंडिया में आ रही है। क्लियर? चाहे वो फैक्टर नेचर की हो, चाहे वो ट्रांसफर नेचर की हो। दूसरा, फॉरेन रेमिटेंस यहाँ से भी करता है, लेकिन यहाँ से नहीं ना, फर्म जो है वो गुड्स इंपोर्ट भी करता है, साथ साथ प्रोडक्शन करेंगे तो एक्सपोर्ट भी तो करेगा, तो ये उससे रिसीव करता है, एक्सपोर्ट रिसीव। इसके अलावा और भी ट्रांजेक्शन होंगी, लाइक गवर्नमेंट से लेंडिंग बोरोइंग होगी, कोई इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। बेटा उसको आप इतना कॉम्प्लिकेट करोगे तो बहुत पहुंच हो जाएगा। अब बस इतने ट्रांजेक्शन याद रखो, इससे ज्यादा और कोई रिक्वायर्ड ही नहीं है। पहली बात, इसका क्वेश्चन ही नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ही बनती थी 4 नंबर में, कर क्यों रहे हैं, वो बेसिक्स बताने के लिए से। अदरवाइज इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ही 4 नंबर में बनती थी लिखने के तरीके से। बेटा 3 सेक्टर तक बिल्कुल सेम है। एक मिनट रुक जाओ, बड़ा पे ध्यान दूंगा। बेटा 3 सेक्टर तक बिल्कुल सेम है, देयर इज नो चेंज। सबसे पहले हाउस होल्ड देगा फैक्टर पेमेंट फर्म को, ये देगा फैक्टर सर्विसेज फैक्टर पेमेंट, ये नॉर्मल था 2 सेक्टर में भी था। ये फाइनल गुड्स एंड सर्विस लेगा, फाइनल कंजम्पशन देगा, खत्म। इंटरमीडिएट से लीकेजेस और इंजेक्शन होते हैं, ये भी नॉर्मल है। फिर लास्ट क्लास 3 सेक्टर में बताया था गवर्नमेंट का रोल। गवर्नमेंट दोनों से टैक्सेस कलेक्ट करेगी, इसको सब्सिडी देगी, फैक्टर एंड ट्रांसफर पेमेंट देगी। ये 3 सेक्टर तक का नॉर्मल है। और ये जो नीचे वाला आया है, ये आया है 4 सेक्टर का बस। क्या डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं मॉडल की बात करता हूं, इसी के नीचे आप स्टार्ट करना। हाँ जी, बिल्कुल 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 लीकेज इंजेक्शन होगा, जो भी ये उस फ्लो में ऐड करेगा इन्वेस्टमेंट वो इंजेक्शन होंगे, जो भी ये लेके जाएगा वो लीकेजेज होंगे। बिल्कुल मैम, करने के लिए आप कर लेना, आप एक बार ना बुक का डायग्राम देखना, आपको कुछ समझ आ रहा है तो मुझे भी समझा देना। इतना हौच पौच जाएगा ना, आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ना इसके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट के साथ भी होंगे, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के साथ भी होंगे, तो अगर मैं बहुत ज्यादा कर दूंगा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप बस इतना रखो इसे।
अच्छा, अब आइए बेटा, एक और कुछ बातें जो मुझे बतानी है। पहली बात याद रखना, इन 4 सेक्टर मॉडल, साथ साथ नोट करो भाई जल्दी से। 4 सेक्टर मॉडल में याद रखना बेटा, जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, एक्सपोर्ट्स होते हैं इंजेक्शन। क्या होता है बेटा? जब आप बाहर गुड्स बेचोगे तो आपकी इकोनॉमी में तो पैसे का फ्लो आएगा ना। तो जैसे वहां पे 2 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स इंजेक्शन थे, 4 सेक्टर में एक्सपोर्ट्स भी क्या काम करते हैं? इंजेक्शन। एंड जो इंपोर्ट्स होते हैं वो क्या होती है? क्योंकि जब आप ज्यादा इंपोर्ट करोगे तो आपकी इकोनॉमी से पैसे का फ्लो जाएगा, तभी ना सरकार पता है क्या करती है? सरकार का हमेशा एम होता है कि इंपोर्ट को कम करो और एक्सपोर्ट्स को ज्यादा, क्योंकि नेट में उससे बाहर से ना इंजेक्शन लाएंगे, इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा। तो टेक्निकली इसको समझने के लिए मैं बोलूं, देयरफॉर अगर मैं नेट एक्सपोर्ट्स निकालता था, आपको याद है नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या होता था? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, है ना? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। तो कंक्लूजन ये निकलेगा इसका कि इफ मेरा जो नेट एक्सपोर्ट्स है अगर वो पॉजिटिव है, क्या है बेटा? अगर वो कब होगा? वो तब होगा जब एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट। उस केस में इकोनॉमी में नेट में होता है इंजेक्शन। क्या होता है? क्योंकि आपने लीकेज कम करी है, इंजेक्शन ज्यादा, तो नेट में आपने क्या करा है? इंजेक्शन। और अगर आपका नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव है, वो कब होगा? जब योर एक्सपोर्ट्स आर लेस देन योर इंपोर्ट्स। तो इस केस में नेट में आपकी इकोनॉमी में क्या हो रही है? लीकेजेस हो रही है। तभी सरकार कोशिश करती है कि नेट एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा हो इंपोर्ट कम हो, ताकि इकोनॉमी में बाहर से पैसा आए, इंजेक्ट हो, ना कि लीकेज हो। ठीक है यार, वो फॉरेन एक्सचेंज होगा, वो टेक्निकली तब होता है जब आपके ना एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम होता है ना, इंजेक्शन वाले सिचुएशन में, तब डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट करती है, और इस वाले केस में डोमेस्टिक करेंसी डिप्रिशिएट। दोनों में नहीं होता ना बेटा, इंजेक्शन में कैसे होगा? इंजेक्शन में तो दिल्ली अच्छा है ना यार, वो तो स्टेबिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। ज्यादा पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन होगी और भी चीजें होंगी, लेकिन वो गवर्नमेंट मेंटेन करके लगती है, लिक्विडिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। बट टेक्निकली इंजेक्शन आर बेटर, लीकेजेस तो खराब ही है कंपेरेटिवली। अब तू ऐसे बोलेगा सर इंजेक्शन भी खराब है, तो बड़ा अति में तो सुख भी बेकार है, कृष्णा ने बताया था गीता में। हाँ गीता भी पढ़ी है मैंने, आधी पढ़ी है बस, पूरी नहीं करी है। चलो, अब मुझे बात करनी है इंपोर्ट्स की। किसकी बात करनी है? अब सुनो बेटा, क्या आपको याद है मैंने आपको टैक्स का फंक्शन बताया था? एक एक चीजें भी स्टेप बाय स्टेप पजल सॉल्व होगी। ठीक है, टैक्स का फंक्शन क्या था? टी बार प्लस स्मॉल टी वाई। ऐसे ही एक अगली नोट डालना, अगला नोट खत्म हो गया, ऊपर वाला पार्ट, अगला नोट। अब देखो, इंपोर्ट डिपेंड्स ऑन इनकम लेवल। कंट्री के जो इंपोर्ट्स है ना, वो किस पे डिपेंड करते हैं? इनकम लेवल पे। भाई जितना आपके पास पैसा है उतना ही तो इंपोर्ट कर सकते हो ना, लेकिन एक ऑटोनॉमस इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। सर कैसे? अरे बेटा, इंडिया के जो ज्योग्राफिकल बैरियर्स है, क्या वो इंडिया की सॉइल पे ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए बना है? इंडिया की जो सॉइल है उसके ज्योग्राफिकल बैरियर्स की वजह से आप इस कंट्री में ऑयल जैसे सब्सटेंस निकाल ही नहीं सकते। निकाल, एग्रीकल्चर में हम बेस्ट है, लेकिन ऑयल एक्सट्रैक्शन में कौन है? गल्फ कंट्रीज है ना। तो हर कंट्री हर प्रोडक्शन नहीं कर सकती, तो आपको रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम कुछ तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। जैसे इंडिया रशिया एंड गल्फ कंट्री से मेजोरिटी पूरा ऑयल इंपोर्ट करती है, क्योंकि हमारे पास है ही ना। तो हर कंट्री के पास एक ना एक पार्ट तो ऐसा होगा जो उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे दुबई या गल्फ कंट्रीज है, उनके पास बेटा एग्रीकल्चर फैसिलिटी नहीं है, डेजर्ट है, वो उगा ही नहीं सकते, तो वो उनका ऑटोनॉमस इंपोर्ट हो गया। कि इनकम कितनी में भाई, ये तो इंपोर्ट करना ही करना है। तो इंपोर्ट जो है ना वो भी डिपेंड करता है इनकम पे। और इंपोर्ट का फंक्शन देखो क्या बनता है, लिखना इंपोर्ट का फंक्शन बेटा, कैपिटल एम इस इंपोर्ट, इसका फंक्शन होता है ऑटोनॉमस इंपोर्ट, जो आपको रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम करना ही है। जैसे इंडिया ऑयल करेगा ही करेगा,
कोई ऑप्शन ही नहीं है। और प्लस लिखना बेटा स्मॉल m इंटू वाई। स्मॉल m क्या है बेटा? स्मॉल m का कहानी अभी बाद में दोबारा आएगा, मैं बता देता हूं ये क्या है बेटा। ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। मतलब आप अपनी एडिशनल इनकम में से कितना पैसा इंपोर्ट के लिए लगा रहे हो। ऑटोनॉमस तो आपको मंगाना ही पड़ेगा, उसके बाद ज्यादा इनकम कमाओगे तो पीछे वाला पार्ट इंपोर्ट का क्या होगा? ज्यादा इनकम नहीं आएगी तो पीछे वाला इंपोर्ट क्या होगा? ऑटोनॉमस तो आएगा, वो कांस्टेंट है। कोई दिक्कत? ठीक है ना? चलो हाँ जी, जो क्या है? जो बार है, हाँ हाँ बार है। नो मैम नॉट नेसेसरी, बट दिस इज एक एक ऐसा लेवल जो इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम आपको करना ही है। मैंडेटरी मैंडेटरी, वो डिपेंडेंट ऑन इनकम है। मतलब ये है कि एक साल में मुझे 1000 लीटर तेल तो मंगवाना ही मंगवाना है, और उसके ऊपर भी मेरी डिमांड है, लेकिन वो मैं तभी मंगवाऊंगा जब मेरी इनकम उस लायक हो। हाँ, इनकम का मतलब यहाँ पे फॉरेन करेंसी होगी ना, हमारे पास कितना पैसा पड़ा है। ज्यादा पैसा पड़ा होगा तो मैं 1000 से ज्यादा मंगवा पाऊंगा। 1000 तो मंगवाना ही है, उसके लिए तो चाहे पैसा आए ना आए, रिजर्व में से लेके देना पड़े, वो तो मंगवाना ही, क्योंकि उसके बिना इकोनॉमी रन नहीं कर सकती। और बाकी पीछे वाला पार्ट डिपेंड करता है इनकम पे। ज्यादा हमने एक्सपोर्ट करके ज्यादा पैसा कमाया तो ऑयल के इम्पोर्ट ज्यादा कर लेंगे, नहीं हुआ तो कम करें। पीछे वाला अगर आगे आगे वाले की बात करें तो वो तो करना ही पड़ेगा, फिर चाहे आपको अपने रिजर्व में से निकाल के देना पड़े। अच्छा, अब मैं फॉर्मूला बता रहा हूं भाई, सुन लो। अगेन नेक्स्ट नोट डालना। अब फॉर्मूला अगला, इन 4 सेक्टर मॉडल, इन 4 सेक्टर मॉडल देखो ध्यान से बेटा, आपको एडी का फॉर्मूला दे रहा हूं। एडी होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एंड बेटा एएस के फॉर्मूले में कोई भसड़ नहीं है, सी प्लस एस प्लस टी होता है। ये तो एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, कोई दिक्कत? अब देखो ये फॉर्मूला आपकी बुक में डेरिवेशन दे रखी है, बट मैंने पहले बताया था, लास्ट टाइम आपको याद है, लास्ट क्लास में एक बड़ा चौड़ा लंबा फॉर्मूला बनाया था, उसका न्यूमेरिकल में कोई काम आया? कितने सिंपली हो गए न्यूमेरिकल। तो अभी मैं दोबारा एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, बस आपकी बुक में दिया इसलिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बाकी न्यूमेरिकल जब सॉल्व करना है उसके लिए कैसे करना है मैं बता दूंगा, ठीक है? बस ये फालतू की बात है, दे रखा है इसलिए बता रहा हूँ। अब देखो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, फॉर्मूला बता रहा हूँ। एट इक्विलिब्रियम मैं 4 सेक्टर में क्या बोलूंगा? एडी इज इक्वल टू एस। अच्छा, एडी का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम हो गया। और ये किसके इक्वल कर दूंगा? वाई। सीधा वाई के इक्वल करूंगा ना, वाई निकालना है। अब ध्यान से देखना बेटा, रुक जाओ नोट मत करो, रुक जाओ। सी का फॉर्मूला सी बार प्लस बी वाई डी, क्योंकि कंजम्पशन में तो डिस्पोजेबल इनकम आता था, है ना? और वाई डी का फॉर्मूला क्या होगा? वाई माइनस टी प्लस टी आर, वो 3 सेक्टर वाला रहेगा नॉर्मल। प्लस आई की कोई भसड़ नहीं है, प्लस जी की कोई भसड़ नहीं है, प्लस एक्स भी ठीक है, लेकिन एम क्या होगा? एम बार प्लस एम वाई। ये वाई डी नहीं है, ये वाई डी नहीं, नॉर्मल वाई है, इसे वाई रखना है। कंजम्पशन के अलावा डिस्पोजेबल इनकम कहीं नहीं आएगा, और ये इक्वल टू वाई रख दो, कोई दिक्कत? बस एक कंजम्पशन में वाई डी है। अब अगर आप फॉर्मूला बनाओगे जबरदस्ती तो बेटा देख लो फॉर्मूला, खोल दो ब्रैकेट, सी बार प्लस बी वाई डी होता है वाई माइनस टी। अज्यूम कर रहा हूं टीआर नहीं, अगर टीआर भी होता तो प्लस टीआर भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार माइनस एम वाई इज इक्वल टू वाई। एक और ब्रैकेट बच गया अभी, सी बार प्लस बी वाई माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार माइनस स्मॉल एम वाई इज इक्वल टू वाई। वाई वालों को एक साइड ले जाओ, बाकी सबको उधर ले जाओ, वाई को कॉमन लेके बाकी सबको उधर ले जाओ। ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग रिजॉइन करो, करना जरा, वाई की वैल्यू निकालो फटाफट। ये बुक में फॉर्मूला दिया है, बट आपको ऐसे करना ही नहीं है, तो बस दिया है डेरिवेशन तो मैं बता रहा हूँ।
न्यूमेरिकल तो बड़ा इजी है, जैसे पहले कराया था, अभी करवाऊंगा दोबारा एक बार। y की वैल्यू निकाल दो प्लीज। प्रिया जी y की वैल्यू निकालिए आपने, करिए मैम। अभी देखते हैं। अच्छा मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, देखो मैं सारी वैल्यूज y वाली उधर लेके जा रहा हूँ। सी बार ये एक y वाला है, इसे छोड़ो, माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार, और यहाँ पे क्या आएगा y माइनस बी वाई प्लस एम वाई। ठीक है, यहां पे क्या मैं लिख दू, सी बार माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार, और यहां पे कॉमन आएगा क्या, 1 माइनस बी प्लस एम, ये स्मॉल एम है नीचे वाला, इज इक्वल टू, ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आया एट 4 सेक्टर। बट इसका धैले भर के आपको कुछ ना समझना है ना करना है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल कैसे करना है मैं भी बता दूंगा। ऐसे नहीं करना कुछ नहीं, आपको तो आपकी इक्वेशन यहीं पे सॉल्व हो जाएगी जब आप ये पुट करोगे ना, बस मैक्सिमम ये, उसके बाद तो वैल्यू पुट करने लगनी है आपको, फॉर्मूला थोड़ी याद रखना है, डेरिवेशन अपने आप बन जाएगी, कोई दिक्कत, पक्का। अच्छा और करके एक और चीज लिखना, और करके एक और चीज लिखना बेटा, इक्विलिब्रियम में आपको याद है एट इक्विलिब्रियम क्या होता था, एडी इज इक्वल टू एस। एक और अप्रोच देखो, ये होता था सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस, और ये क्या होता था सी प्लस एस प्लस टी। दूसरा अप्रोच बता रहा हूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं 4 सेक्टर में सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी प्लस एम। उधर का एम माइनस था, उधर प्लस में ले क्या, कुछ कट रहा है बेटा, सी कट रहा है, आई प्लस जी प्लस एक्स इज इक्वल टू एस प्लस टी प्लस, मजे की बात है ये जो है, ये होते हैं सारे इंजेक्शंस, ये जितने भी है ना, ये सारी इकोनॉमी में क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट एक इंजेक्शन है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कर रही है वो क्या है, एक इंजेक्शन, एक्सपोर्ट्स का एक, और ये वाले जो बच गए इधर, ये सारे क्या है, जब आप सेविंग्स करोगे तो वो पैसे इकोनॉमी के फ्लो से बाहर जाएगा, लीकेज है, जब आप टैक्सेस पे करोगे फ्लो से बाहर जाएगा, लीकेज है, जब आप इंपोर्ट की पेमेंट करोगे फ्लो से बाहर जाएगा। समझे क्या, समझे क्या। अब अगेन इसमें दो केस बनेंगे, एक बार जब ट्रांसफर रिसीट नहीं दी और टैक्स किसमें दिया है, लमसम। दूसरा केस जब ट्रांसफर रिसीट दे रखी है और टैक्स का क्या दिया है, फंक्शन। तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करेंगे, बट अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता, अपन तो आपको ट्रिक बताते कैसे करना है। आप देखो मैं आपको पहला दो एग्जांपल लिखवा रहा हूं, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, डिफरेंस भी बताता चलूंगा। देखो 4 सेक्टर का क्वेश्चन है, अब ये देखा है 2000 प्लस 0.8 वाई, ये दे रखा आई 400, जी दे रखा है 500, टी दे रखा है 200। टी किस में दिया हुआ है, लमसम। एक्स दिया है 300 और एम दिया है 60 प्लस 0.2 दिख रहा है बेटा। ट्रांसफर रिसीट आर नॉट गिवन, तो डिस्पोजेबल इनकम विल बी y माइनस टी ओनली। दूसरा टी किस में दिया हुआ है, लमसम, तो और पंगे नहीं है। फाइंड करिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, जल्दी से लगा दो, फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। बेटा सिर्फ नॉर्मल फॉर्मूला पुट करना है 4 सेक्टर वाला। सर टैक्स लीकेज कैसे हो सकता है, वो तो गवर्नमेंट के पास हो जाएगा। बेटा हाउस होल्ड और फर्म, तू समझा नहीं बेटा, मैंने बोला था हाउस होल्ड और फर्म के पास इस फ्लो से जो भी बाहर जाएगा वो लीकेजेस है, हाउस होल्ड और फर्म के फ्लो से जो बाहर जाएगा वो लीकेज है। अब चाहे वो गवर्नमेंट के पास जाए,
चाहे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास जाए, चाहे वो इंटरमीडिएट के पास जाए, हाउस होल्ड फर्म से बाहर जाना लीकेज, हाउस होल्ड फर्म में ऐड होना इंजेक्शन में। हाँ, जब वो पैसा, सुनिए ध्यान से, जब वो पैसा जो टैक्स की फॉर्म में सरकार को गया है वो सब्सिडी की फॉर्म में वापस आएगा, अब वो इंजेक्शन बन जाएगा। मैं हेल्प करूं क्या? चलो, जिससे हो रहा है बहुत अच्छी बात है, जिससे नहीं हो रहा देखो। सबसे पहला स्टेप तो आप निकालोगे डिस्पोजेबल इनकम, और उसका फॉर्मूला होता है वाई माइनस टी प्लस टी आर। वाई है, टी भी बहुत अच्छी बात है, लमसम दिया है कितना 200, और बेटा टी आर तो दिया ही नहीं है, तो कितना हो जाएगा वाई माइनस 200। यह आ गया आपका पहला डिस्पोजेबल इनकम, जो कंजम्पशन के वाई में पुट होता है, सिर्फ कंजम्पशन के वाई में। बी बेटा मैं कंजम्पशन भी निकाल ही देता हूं, चलो यह आएगा 2000 प्लस 0.8 वाई, और वाई है वाई माइनस 200, तो यह आएगा बेटा 2000 प्लस 0.8 वाई माइनस 160, यह आएगा कितना 1840। कैलकुलेशन प्लीज कंफर्म कर लेना यार, ये सही है। अब आप देखना, अब आप निकालोगे एट इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, एडी इज इक्वल टू एएस, यानी 4 सेक्टर में सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू वाई। अब यहां पे सी आपने ऑलरेडी निकाला था 1840 प्लस 0.8 वाई, फाइनल आंसर आया किसी का? कितना आ रहा है? सॉरी 7400, बेटा फाइनल आंसर इज 7450। एनीवन? 7450, बढ़िया है। साहिल भाई आ रहा है क्या? जल्दी निकालो। 7450, वेरी गुड। यार बेटा 1840 प्लस 0.8 वाई, ये हो गया सी, प्लस वाई कितना है, ओ सॉरी आई, इन्वेस्टमेंट जी कितना है, एक्सपोर्ट कितने है, और इंपोर्ट की जगह तो फंक्शन है, तो माइनस में लिखना 60 माइनस में 0.2 वाई, बेटा ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस लग गया दोनों जगह, ये आ गया वाई। अब सॉल्व कर दो, एक है 1840 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 300 माइनस 60, और ये 8 वाई और 0.2 वाई हो जाएंगे कितना, प्लस 0.6 वाई, वाई के इक्वल ऐड करके ही आएगा 1840 900 और 300 1200 1140 0.8 वाई, ये आएगा 2980 डिवाइडेड बाय 0.4। क्या रहा आंसर बेटा? दिस इज योर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, और ये 4 सेक्टर है। कौन सा सेक्टर है? समझ गए ना स्टेप? पहले डिस्पोजेबल इनकम निकाली, कंजम्पशन की वैल्यू निकाली, एडीएस इक्वल रखा, 4 सेक्टर का फॉर्मूला लगाया। बेटा पेपर में मेंशन नहीं होगा 3 4, चेक करना पड़ेगा। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिए तो 4 है, जी दिया है तो 3 है, और सी और आई सिर्फ इतना दिया है तो 2 है। क्लियर? लेकिन ये अभी पता है कौन सा था? सुनो पीछे वाले बच्चे, अभी ये सिंपल था, क्योंकि ना ही इसमें ट्रांसफर रिसीट दी है और ना ही इसमें टैक्स का फंक्शन दिया है। तो और कॉम्प्लिकेट करना है अगर मैक्सिमम, तो वो एक और काम कर सकता है, इसमें प्रोपोर्शनल टैक्स और ट्रांसफर रिसीट भी ऐड करवा सकता है। तो आप करके दिखाएं क्वेश्चन, जरा एक क्वेश्चन लिखो फिर। हेडिंग डालना बेटा, बस लास्ट टॉपिक है, हेडिंग डालो जल्दी से, चैप्टर खत्म। इसके बाद क्वेश्चन ही करवाना है एक आधा और, बस चैप्टर खत्म।
लास्ट हेडिंग डालो, वो भी डेरिवेशन बस आपकी संतुष्टि के लिए दिखा रहा हूं। जल्दी लिखो, इक्विलिब्रियम इन 4 सेक्टर मॉडल विद, अब लमसम टैक्स नहीं, अब कैसे टैक्स है, प्रोपोर्शनल टैक्स फंक्शन वाला, एंड और क्या दे रखा है आपको, ट्रांसफर रिसीट, ठीक है ना भाई, या ट्रांसफर पेमेंट जो भी आप बोलो। अब इसमें देखो कैसे काम करना है, काम वही करना है जो आप पहले से करते आ रहे हो, बस थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाएगा, हल्का सा कुछ जगह पे। क्या क्या चेंज लाएंगे, सबसे पहले जब ये हो जाएगा, पहला चेंज इस केस में डिस्पोजेबल इनकम निकालेंगे सबसे पहले। डिस्पोजेबल इनकम जिसे हम वाईडी बोलते थे बेटा, उसका फॉर्मूला था y माइनस टी प्लस, लेकिन अब दो पंगे हैं, लमसम दिया नहीं है तो फंक्शन दिया होगा y माइनस, फंक्शन क्या था, टी बार प्लस स्मॉल टी वाई प्लस टी आर, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी y माइनस टी बार माइनस टी वाई प्लस टी आर। ऑल्दो फॉर्मूले का आपको कुछ भी नहीं करना, आप अपने आप क्वेश्चन करोगे, आपको वैल्यूज दी हुई, आप सॉल्व करते चलोगे बिना रुके, ठीक है। बट मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ ताकि आपको जब बुक में देखो ना तो आप डर ना जाओ कि ये क्या क्या दे रखा है, हमें तो सर ने कुछ पढ़ाया नहीं। फिर इसके बाद हम सेकंड स्टेप में कंजम्पशन निकालते थे, कंजम्पशन का फॉर्मूला था क्या, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई डी आता था, इसमें तो हर जगह वाई आता था, बस ये इकलौता ऐसा है जिसमें वाई डी आता था, तो बेटा आप पुट करेंगे सी बार प्लस बी, और वाई की जगह क्या आएगा, ऊपर निकाला वाई, वाई माइनस टी बार माइनस टी वाई प्लस टी आर, ये क्या आ जाएगा, सी बार प्लस बी वाई माइनस बी टी बार माइनस बी टी वाई प्लस बी टी आर, बी टी एस नहीं है बेटा, बी टी आर, ये एक सेकेंड फॉर्मूला बन गया। और जब आप अगर और मजे लेने इसमें तो इक्विलिब्रियम का भी निकाल दो, एडी इज इक्वल टू क्या होता था, एएस। तो अब आपके पास टाइम है, आप कर दो यार, मेरे पास तो, मेरे को तो दिमाग खराब हो रहा है अभी करते हुए। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू वाई, ये फॉर्मूला बनेगा। और सी आपने ऊपर निकाला हुआ है, सी निकाला हुआ क्या है, सी बार प्लस बी वाई माइनस बी टी बार माइनस बी टी वाई प्लस बी टी आर, बी टी दे दी इस टॉपिक ने भी, प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, और अब एम में भी मजे ले लेगा, क्या हो जाएगा, एक्स की जगह ये हो जाएगा एम बार माइनस एम वाई इज इक्वल टू वाई, ठीक है। थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है पर न्यूमेरिकल इतना एक्सटेंड नहीं होगा जब आप करोगे सॉल्व। अभी ऐसे ऐसे लग रहा है बहुत ये टॉक करती है और बाप रे, बट जब आप करोगे तो दिस इज नथिंग, 1 मिनट का काम है कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि वाई डी कैसे निकलेगा, सी कैसे निकलेगा, वाई डी को सिर्फ सी में ही डालना और कहीं डालना, और वाई कैसे निकालना, बट फॉर्मूले के लिए कर देते हैं। चलो भाई, या सी बार प्लस बी वाई माइनस बी टी बार माइनस बी टी वाई प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार माइनस स्मॉल एम वाई इज इक्वल टू वाई, वाई वालों को सब उधर लेके जाऊंगा, यहां पे बच जाएगा सी बार माइनस बी टी बार प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार, और इधर क्या बचेगा, एक तो वाई था प्लस में स्मॉल एम वाई आ जाएगा ये वाला, एक ही आ जाएगा माइनस का प्लस बी टी वाई हो जाएगा, और ये प्लस बी वाई की जगह माइनस बी वाई हो जाएगा। तो जब आप इसे लेकर जाओगे तो y का फॉर्मूला क्या बनेगा, सी बार माइनस बी टी बार प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम प्लस बी टी माइनस बी। ये बस फॉर्मूले वाइज लग रहा है,
कॉम्प्लिकेटेड। जब आप न्यूमेरिकल करोगे, अभी आपको इसी के बाद न्यूमेरिकल दिखा देता हूं, फिर आप इसका लेवल देख के देख लेना करना क्या है, कुछ करना नहीं। एमपीसी बेटा, यहाँ पे सी बार ऑटोनॉमस है, छोटा वाला बी जो है वो एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। टी बार है ऑटोनॉमस टैक्स, प्लस बी इज एमपीसी, टी आर इज ट्रांसफर रिसीट, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स इज एक्सपोर्ट, माइनस एम बार इज ऑटोनॉमस इम्पोर्ट्स। ठीक है, अब जो जो नीचे है, नीचे देखो 1 प्लस एम, वो जो स्मॉल एम है वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, स्मॉल बी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, स्मॉल टी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी फॉर टैक्स, माइनस बी एमपीसी। जो स्मॉल वाले ना वो एमपीसी, एमपीटी, एमपीएम ये सब है। ठीक है, न्यूमेरिकल कर लो। ये पहला जो न्यूमेरिकल था ये क्या था, ये विदाउट टैक्स रिसीट था, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल टैक्स भी नहीं था, लमसम टैक्स था। अब मैं अगला वाला 4 सेक्टर में दे रहा हूं, प्रोपोर्शनल टैक्स और ट्रांसफर रिसीट के साथ। एग्जांपल लिखो, बस चैप्टर खत्म, एक मल्टीप्लायर और बचा है, बस हो गया खत्म। सी लिखो 200 प्लस 0.8 वाई, ये वाई कौन सा है, ये वाई डी है, ये डिस्पोजेबल इनकम है। इन्वेस्टमेंट है 400, जी है 300, प्रोपोर्शनल टैक्स दिया है देखो 20 प्लस 0.3 वाई, 20 इज टी बार और 0.2 0.3 इज स्मॉल टी, मतलब इनकम का 30% आप टैक्स में पे कर रहे हो। एक्सपोर्ट कितने हैं 500, अगेन इंपोर्ट का फंक्शन दिया 40 प्लस 0.1 वाई, और टीआर क्या है 200। कर दो सर, अगर ट्रांसफर पेमेंट आए तो बस डिस्पोजेबल इनकम से माइनस करना है बेटा, माइनस नहीं प्लस। सोनिया जी माइनस नहीं करते, प्लस करते हैं। डिस्पोजेबल इनकम है वाई माइनस टैक्स प्लस ट्रांसफर रिसीट, ये ट्रांसफर पेमेंट कोई ट्रांसफर रिसीट बोलते हैं। टैक्स को माइनस करना है और जो ट्रांसफर फॉर्म है उसे ऐड करना है। कर रहे हो आप सॉल्व वाला, करके देखो। बड़े बिल्कुल भसोड़ी नहीं मत करना, सबसे पहले वाई डी निकालना, वाई माइनस टी प्लस टी आर। अब देखो कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, नंबर्स में ना इजी लगेगा आपको। फिर बी स्टेप में आप क्या निकालोगे, सी, सी की जगह क्या पुट होगा 200 प्लस 0.8 और y की जगह y डी डालना है जो ऊपर निकाला है। सी निकालने के बाद अब लास्ट स्टेप करोगे, एट इक्विलिब्रियम एडी इज इक्वल टू एस, एडी इक्वल एस, और फॉर्मूला बनेगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू वाई। सी आपने सेकेंड स्टेप पे निकाला हुआ है, करिए जी फटाफट। मेरे हिसाब से देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा नहीं, मतलब इतना, ये तो बहुत ही मैक्सिमम 4 सेक्टर में ट्रांसफर, ये दिस सब डाल दिया, बट वर्स्ट केस सिनेरियो प्रिपेयर तो सबके लिए रहना पड़ेगा। और आप जब डिवीजन करोगे ना, फॉर्मूला वार्मूला मत पढ़ने लग जाना, ये सिर्फ इसलिए लिखवाया है क्योंकि बुक में ऐसे दिया है, जब बुक देखोगे तब आपका दिमाग चकराना रहे, तभी आपको ऐसे बता दिया, अदरवाइज आपको बस क्वेश्चन ऐसे करने हैं। साहिल भाई समझ आया, करिए एक बार निकालने ट्राई करिए। किसी का निकला नेशनल इनकम कितना 3230, क्या ये सही है, कुछ बच्चों को कुछ और आ रहा है, 2 मिनट और दूंगा, 1 2 हो गए 2 मिनट। गौरव भाई क्या हो गया, सर दर्द हो गया क्या, आशीष निकाल रहा है तू आंसर, कितना आ रहा है, करो करो।
3155। चलो भाई लेट्स ट्राई। पहले डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए मैंने लिया y माइनस टी का फंक्शन, तो मैं माइनस सीधा खोल रहा हूं 20 माइनस 0.3y और प्लस ट्रांसफर रिसीट 200। तो क्या मैं लिख दूं 0.7y प्लस 180। डिस्पोजेबल इनकम आ गई। अब फंक्शन में डिस्पोजेबल पुट करनी है, तो ये होगा 200 प्लस 0.8 0.7y प्लस 180। स्नेहा जी प्लीज हेल्प करना कैलकुलेटर से। बेटा 200 प्लस 0.56y प्लस 80% ऑफ 180 144। नाउ क्या मैं इसे लिख सकता हूं 344 प्लस 0.56y। ये निकल गया कंजम्पशन। डिस्पोजेबल को पुट करा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? करें यहां तक कोई दिक्कत? चेक कर लेना प्लीज। आशीष यहां तक करा था तूने सही? बेटा पहले डिस्पोजेबल निकाली है y माइनस टी प्लस टी आर करके, फिर वो डिस्पोजेबल को फंक्शन में पुट करा तो कंजम्पशन निकाल दी। सॉरी टी आर क्या? हाँ ये ट्रांसफर रिसीट है ना, टी आर तो ट्रांसफर रिसीट होता है। प्लस करना है ना 200। मैंने 400 ले लिया क्या? अबे 200 ही तो लिया है। अगर उसको 400 लगा तो वो उसकी प्रॉब्लम है। मुझे भी बहुत कुछ लगा था उसके बारे में, वो मेरी प्रॉब्लम थी। नाउ कंजम्पशन इज व्हाट 344 प्लस 0.56y। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। फिर मैं माइनस साइन चेंज कर रहा हूं 40 माइनस 0.1y। देखो अपने आप कोई फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं, अपने आप बनता रहेगा क्वेश्चन। अब देखो यहां पे इनको ऐड कर दो बेटा 344 प्लस ये होगा 700 1240 1160 प्लस 0.56y माइनस 0.1y इज इक्वल्स टू y। ठीक है, इन दोनों इन तीनों को ऐड कर दिया इन सबको। ये कितना आएगा 1504। ये कितना आएगा 0.55y, ओ सॉरी 46y। 1504 इज इक्वल्स टू 0.64y। बेटा कैलकुलेटर थोड़ी है, तुम कैलकुलेटर लेके हवाबाजी में कैसे आ रहे हो? हाँ बताइए कितना। हाँ वो कर लेना। कोई बच्चा जिसका ही आया था। वेरी गुड। अभी मेरे कराने के बाद आया होगा। हाँ इसका बोल, पहले बताओ ये समझ आया? याशिका जी पीछे आशीष समझ आया? फोर सेक्टर इकोनॉमी विद प्रोपोर्शनल टैक्स एंड ट्रांसफर रिसीट। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था वो क्या था? फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी विदाउट प्रोपोर्शनल टैक्स, उसमें लमसम था, और विदाउट ट्रांसफर रिसीट। ये थोड़ा सा सिंपल हो जाता है ना। अब एक चीज और लास्ट सुन लो बेटा, चैप्टर पूरा अंतिम सांसें ले रहा है, एक नोट डाल दो बस। हाँ अभी भी अंतिम सांसें ले रहा है बेटा। क्या आपको याद है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर याद है बेटा? अब जरा वापस आओ, मेरे को ना अभी बस इसके एक ही फॉर्मूले का काम है। वैसे इसके 3 फॉर्मूले होते थे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा ए, 1 अपॉन में 1 माइनस बी, 1 अपॉन में एमपीएस, है ना, ये होता था। अभी अभी मैं बस नॉर्मल बात कर रहा हूं। देखो के को निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है 1 अपॉन में 1 माइनस बी। कोई दिक्कत? 1 अपॉन में 1 माइनस बी, खत्म बात। अगर अगर ये हो गया पहला केस,
बी। अगर आप, ये पता है कब के लिए, ये है जब आप 2 सेक्टर में हो। कैसे हो? जब आप 2 सेक्टर इकोनॉमी में। सर और भी थे बेटा, और भी है, लेकिन मैं अभी बस इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। अगर आप 3 सेक्टर में हो तो वहां पे कौन ऐड होता था? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के आने से क्या ऐड होता था? टैक्स। के का फॉर्मूला बनता था 1 अपॉन में 1 माइनस बी 1 माइनस टी। अभी इसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल कराऊंगा, समझ आ जाएगा। क्योंकि वहां पे आप एमपीसी को पहले कंजम्पशन उसी पार्ट से तो करोगे जो टैक्स डिडक्ट होने के बाद आएगा। जो आप कंजम्पशन करोगे टैक्स डिडक्शन के बाद ही तो करोगे ना। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 1 माइनस बी और ब्रैकेट में 1 माइनस टी। ठीक है। बी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, टी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स टैक्स। और ये लगता है 3 सेक्टर इकोनॉमी में। कोई दिक्कत? हाँ जी। अगर हो बेटा, टीआर जो है ना वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी थोड़ी होता है, वो परसेंटेज में थोड़ी होगा, वो तो न्यूमेरिक वैल्यू में होगा ना। यार यहाँ पे ना जो मैं 1 माइनस बी ले रहा हूं, ये ना परसेंटेज वैल्यू है। 1 माइनस टी जो ले रहा हूं, ये परसेंटेज वैल्यू ऑफ टैक्स है। इसमें तो प्लस टीआर नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये तो न्यूमेरिक वैल्यू दी होगी। हाँ, अगर ट्रांसफर रिसीट का कोई प्रपोर्शन में दिया है, 20% ऑफ ट्रांसफर रिसीट है, तो तू ले लियो, पर वो पेपर में दिया ही नहीं होगा, लेकिन तो न्यूमेरिक वैल्यू थोड़ी ऐड कर देगा। ठीक है। दूसरी चीज याद रखना बेटा, के का फॉर्मूला 1 अपॉन में 1 माइनस बी प्लस एम। ये कब हो जाता है? 4 सेक्टर इकोनॉमी में। यहां पे आप लेंगे क्या? बी तो एमपीसी है और एम क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। अच्छा, 4 सेक्टर में ही अगर टैक्स भी गिवन है तो के का फॉर्मूला बन जाता है, ये 4 सेक्टर में ये दोनों फॉर्मूले, 1 अपॉन में 1 माइनस बी 1 माइनस टी प्लस एम। ये 4 सेक्टर में है। ये वाला कब है? इफ टी इज नॉट गिवन, और ये है इफ टी इज गिवन। और बेटा ये जो 4 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है ना, इसको हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ना बोलते हुए इसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं इसको? फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। ये आएगा क्वेश्चन पेपर में। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर निकालिए। 4 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन में 1 माइनस बी प्लस एम। और अगर टैक्स भी दिया है 1 माइनस बी 1 माइनस टी प्लस टैक्स। स्मॉल एम, सारे स्मॉल है, ये सारे मैं लिख देता हूं। हेयर लिखो बेटा, नोट हेयर, बी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, टी जो है वो स्मॉल है, दिस स्टैंड फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी फॉर टैक्स। आप एडिशनल इनकम कितना टैक्स में देते हो? और स्मॉल एम इज व्हाट? मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ, आप एडिशनल इनकम कितना इंपोर्ट्स में स्पेंड करते हो। और ये तीनों फैक्टर से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिपेंड करेगा। ठीक है। और 4 सेक्टर में इसका नाम क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। मतलब क्या? अगर अगर इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, अगर इस क्वेश्चन में वो नीचे बोल देता एक नंबर के लिए अलग से कि एफटीएम निकालो, क्या निकालो? एफटीएम क्या होता है? फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। तो बेटा इस क्वेश्चन में अगर मुझे फॉरेन, पहली बात ये 4 सेक्टर इकोनॉमी है, एफटीएम का फॉर्मूला, एफटीएम का फॉर्मूला होता था 1 अपॉन में 1 माइनस बी 1 माइनस टी प्लस, अब देखना ये है बी, ये कौन है? एमपीसी। स्मॉल टी कौन है? 0.3 स्मॉल टी। एंड स्मॉल एम क्या है? पॉइंट एम इज स्मॉल एम। तो यहाँ पे लगेगा 1 अपॉन में 1 माइनस 0.8
1 माइनस 0.3 प्लस 0.1, ध्यान से सॉल्व करना। 1 अपॉन में करो सॉल्व, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 0.8 या तो सीधा ऐसे कर लो 0.7, ठीक है जी। हाँ 1 माइनस 1 अपॉन में कितना, क्या 1 माइनस 0.56 प्लस 0.1 कितना आएगा जल्दी बताओ। 66। 1 अपॉन में कितना आ गया 44। क्या हो गया, गड़बड़ हो गई क्या? भाई सही तो कैलकुलेट हो रहा है। पहले वहां से 1 माइनस 0.3 करा 0.7 आया, इन दोनों को करा 0.56 आया, प्लस 0.1 ऐड करा 0.66 आया। कितना आ रहा है वैल्यू? मैम मैंने ना इन दोनों को ऐड करा है पहले। हाँ तो ठीक तो है। ओ प्लस माइनस माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 6 आएगा है ना, और ये क्या हो जाएगा 5 4। रियली सॉरी बेटा, अभी भी कुछ गड़बड़ है क्या? अबे अब तो सही है यार। हाँ बताओ आरुषि जी, हंस रहे हो आप? 1.85 टाइम्स, यार है क्या? कैलकुलेशन चेक कर लो, अगर कैलकुलेशन गलत हो प्लीज देख लो बेटा। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर गिरा, प्लस माइनस माइनस, नोट कर लीजिए प्लीज, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। और आपको बताएगा नहीं ट्रेड मल्टीप्लायर 2 में निकालना है 3 में निकालना है, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर बी भी दे रखा है तो बेसिक वाला फॉर्मूला, बी और टी दे रखा है तो सेकंड वाला फॉर्मूला, और बी टी एम तीनों दे रखे हैं तो डीम्ड है वो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर पूछ रहा है, ठीक है ना, ध्यान से करना। बस नेशनल इनकम बेटा खत्म होता, तुम्हारी बुक में था नहीं, बस बनेगा तो जी के ऊपर दोबारा एक्स माइनस में ऐड कर दियो कांस्टेंट अज्यूम करके। बेटा अगली क्लास आपसे मिलेंगे परसों, और परसों में स्टार्ट कराऊंगा पब्लिक फाइनेंस। नोट्स बन चुके हैं, अच्छे से रीड करेंगे। सैटरडे को टेस्ट है नेशनल इनकम का, सैटरडे को नेशनल इनकम का टेस्ट है। क्या है? हाँ ऐड करना है भाई, सैटरडे को नेशनल इनकम का टेस्ट है, और परसों अपन लोग स्टार्ट करेंगे क्या, पब्लिक फाइनेंस, ठीक है ना। टाटा बाय बाय।